वेलकम बैक टू द जोन 24। आज की किस्त में क्या विक्टर डायमंड से भरा बैग वापस ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? क्या रोशनी विक्टर के कहर से बच पाएगी? और दूसरी तरफ अजाम, जिसको ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी की दुनिया में धकेल दिया गया, उस मासूम बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? शुरू करते हैं अपने नावल की अगली किस्त। ब्राउन कलर की पैंट शर्ट पहने, ऊपर ब्लैक कलर का कोट पहने, शर्ट के हाफ बटन खोले, एक हाथ में सिगरेट सुलगाए और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास पकड़े, टांग पर टांग रखे काया रोशानी का इंतज़ार कर रहा था। कलाई पर बंधी सूट के साथ की मैचिंग घड़ी को वो बार बार देख रहा था, साथ में सिगरेट का एक कश लेता और फिर शराब का घूंट। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। रोशनी और अयान अंदर दाखिल हुए। रोशनी को देखते ही काया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रोशनी के हाथ में वो था जिसकी काया को तलाश थी। रोशनी ने अंदर आते गोल्डन कलर का बक्स काया के सामने रख दिया। रेयान वही कमरे के दरवाजे के पास रुक गया। रोशनी बक्स रखकर कुछ कदम पीछे हो गई। आपने जैसा कहा था वैसा हो गया, ये आपकी अमानत। रोशनी बात करते हुए बक्स की तरफ देख रही थी। उसे इस बात का इंतज़ार था कि वो भी ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर इस बक्स में ऐसा क्या है जो काया ने उसे इतनी इमरजेंसी में वहाँ से चोरी करने का कहा। काया ने टेबल पर रखे बक्स को अपनी तरफ खींचा। कुर्सी को आगे करते हुए उसने बक्स खोला। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। रोशनी ने थोड़ी गर्दन मोड़कर रेयान की तरफ देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ थोड़ा आगे आया। बक्स खुलती सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बक्स डायमंड से भरा हुआ था। इस सब को देखते ही रोशनी की आंखें पत्थर की हो गई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, काश वो बक्स खोल लेती और इसमें से 2-4 डायमंड ही निकाल लेती। बहुत खूब रोशनी, बहुत खूब। इसलिए तो तुम मेरे लिए इतनी खास हो कि तुम कभी मुझे मायूस नहीं करती। काया ने बॉक्स बंद किया और हाथ से बॉक्स को साइड पर किया। बॉक्स के साथ साथ रोशनी की नज़रें उसी तरफ जा रही थी। तुम्हें वहाँ विक्टर का कोई बंदा तो नहीं मिला क्या? काया ने दोनों हाथों को टेबल पर रखा और रोशनी की तरफ देखा, जिसकी नज़र अभी भी बॉक्स पर थी। लेकिन काया के मुंह से विक्टर का नाम सुनकर रोशनी एकदम चौंक गई। क्या? क्या कहा बॉस आपने? विक्टर? मतलब विक्टर जोसेफ वहाँ क्या करेगा? रोशनी को अब डायमंड नहीं, मौत नजर आ रही थी। हाँ रोशनी, वो तो कब से इन डायमंड के पीछे था, लेकिन उसे क्या खबर कि उसके पहुंचने से पहले मैं ले उड़ूंगा। वो समझता कि वही चालाक है। उसे क्या खबर कि अभी काया मौजूद है। काया बात करता हुआ रोशनी के पास आया, जो बुत बने खड़ी थी। यही हालत रयान की भी थी। लेकिन तुम जानती हो ना रोशनी, कि जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है। इससे पहले वो हमला करे, उस शेर को ही ख़त्म कर देना चाहिए। और इस वक्त विक्टर भी एक जख्मी शेर की तरह हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने उसके घर में घुसकर उसे मारा है। इससे पहले कि उसे ये पता चले कि ये काम हमने किया है, उसे ख़त्म करना होगा। काया बात करते हुए रोशनी के इतना करीब आया कि रोशनी एक कदम पीछे हट गई। तो बॉस ठीक है, जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है। रोशनी ने बड़ी हिम्मत करके काया को जवाब दिया। उसकी छठी हिस्स जिस बात का अलर्ट दे रही थी वो उससे बचना चाहती थी। तुम्हें पता है रोशनी, विक्टर को क्या पसंद है? खिलती हुई कलियाँ। वो एक भंवरा है जो हर खिलती हुई कली पर जा बैठता है। काया रोशनी के और मज़ीद करीब आया। उसने अपने हाथ की उंगलियों को रोशनी के रुई जैसे गालों पर रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन की तरफ लेकर जा रहा था। काया की इस हरकत पर रोशनी ने दांत पीसते हुए सांस को अंदर की तरफ खींचा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो काया के मुंह पर थप्पड़ मार दे, लेकिन वो मजबूर थी। रेयान ने जब ये देखा तो वो आगे की तरफ गुस्से से बढ़ा। रेयान को यूं आता देखकर रोशनी ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। काया ने अपना हाथ रोशनी की गर्दन से हटाया और आगे को झुककर अपना मुंह उसके कान की तरफ ले गया। तुम भी एक खिलती हुई कली हो रोशनी, जिसकी खुशबू मैं आज तक सूंघ नहीं पाया। आगे तुम समझ गई हो ना? काया ने अपनी बात मुकम्मल की और सीधा हो गया। काया की बात सुनकर रोशनी ठंडी पड़ने लगी। वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। वैसे परफ्यूम तुम अच्छा लगाती हो, काया ये कहते हुए वापस जाने के लिए मुड़ा। अब तुम बेहतर जानती हो रोशनी कि तुमने क्या करना है और कैसे करना है। काया की पुश्त रोशनी की तरफ थी और वो जेबों में हाथ डाले अपना हुक्म सुना चुका था। रोशनी और रेयान वहाँ से बगैर कुछ कहे निकल आए। तुम पागल हो रोशनी, तुम विक्टर को मारोगी। जानते भी हो ना कि किसकी बात हो रही है। रेयान ने कमरे से निकलती रोशनी को एहसास दिलाया कि वो क्या करने जा रही है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम काया को नहीं जानते। अगर मैं इनकार कर देती तो इसका अंजाम क्या होना था, तुम्हें अच्छे से पता भी है। रोशनी ने धीमी आवाज़ में रेयान से बात की। वो खुद भी अंदर से डर चुकी थी। विक्टर को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। दोनों चलते हुए बंगला से बाहर आ गए, जहाँ लोगों के बैठने की जगह बनाई हुई थी।
रोशनी विक्टर एक जानवर है, हैवान है। तुम क्या समझती हो कि वह तुम्हें बख्श देगा? नहीं रोशनी नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। रेयान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रोशनी को इस काम के लिए रोक दे, क्योंकि वो जानता था आज तक जिस लड़की ने भी ये हिम्मत की उसकी लाश कमरे से मिली। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। काया की एक कठपुतली हूँ मैं, जिसे वो जब चाहता है उसे चला लेता है। और वो इस बात का भी हक रखता है, क्योंकि एक वही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ होती। रोशनी एकदम अपने माजी में चली गई और उसकी आंखें भर आईं। आंसू बाहर ना निकले, इसलिए रोशनी ने आंसू को अपने हलक में उतार लिया। लेकिन रोशनी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे? रेयान ने बड़ी नरमी से रोशनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए रोशनी की आंखों में देखा, जहाँ आंसू रोकने से सुर्ख लाइंस बन गई थी। रेयान, मेरी एक बात याद रखो, इंसान की गंदी सोच और घटिया नीयत हर जगह मिलेगी तुम्हें। बस बात यह है कि हमें किस तरह उससे बचकर चलना है, ये हुनर आना चाहिए। और तुम परेशान ना हो, इस बार मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। रोशनी ने अपना दूसरा हाथ रेयान के हाथ पर रखा। वो जान गया था कि रोशनी अब पीछे हटने वाली नहीं है और वो रोशनी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने रोशनी की बात मान ली। रोशनी ने रेयान को तो समझा दिया था, लेकिन वो खुद अंदर से डर गई थी। आज तक उसने सिर्फ चोरी की थी, किसी का खून नहीं। रोशनी ने बस एक खून देखा था जो वो कभी भुला नहीं पा रही थी। सुबह का उजाला अज़ाम के लिए बहुत दर्दनाक था। सारी रात वो जिस अजियत से गुजरा था वो उसके बाप की 8 साल की मार, उसके आगे कुछ भी नहीं थी। मुझे अगली बार यही लड़का चाहिए, बहुत कमाल का चिकना लड़का है। ऐसे नहीं लोग तुम्हारी तारीफ़ें करते हैं, तुम्हारे पास माल बहुत अच्छा होता है। आदमी कमरे से बाहर आते ही परी को नोटों का पैकेट पकड़ाते हुए बोला। नोटों से भरा पैकेट देखते ही परी के चेहरे पे खुशी आ गई। आप बेफिक्र रहें, आइंदा भी आपको यही मिलेगा, परी ने थोड़ा झुक कर कहा। आदमी मुस्कुराता हुआ बंगले से बाहर आ गया। सोनिया दीवार के पास खड़ी सब बातें सुन रही थी। वो भी सारी रात सो नहीं सकी। अज़ाम की चीखें उसके कानों में बार बार पड़ रही थी। आदमी के जाने के बाद परी भी अपने कमरे में चली गई। परी को जाता देखकर सोनिया भागती हुई अज़ाम के कमरे में आई। दरवाज़ा खुलते ही उसने जो देखा उसके मुंह से चीख निकल गई। अज़ाम बेड से नीचे बेहोश गिरा पड़ा था। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। परी, परी, वो चिल्लाती हुई अज़ाम के पास आई। उसे बमुश्किल वो उठा रही थी। खुद वो लगभग 14 से 15 साल की थी। वो अज़ाम का भारी वजूद उठा नहीं पा रही थी। आज उसने पहली बार किसी को इस हालत में देखा था। वो नहीं जानती थी कि रात गुजारने के बाद छोटे बच्चों के साथ क्या होता है। वो कई कई दिन बाद बंगला वापस आते थे। सोनिया के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परी कमरे में आई। उसने पहले सोनिया की तरफ देखा जो घबराई हुई थी, और उसके बाद अज़ाम की तरफ। तुम्हें किसने कहा है कि इसके कमरे में आओ? हाँ, परी ने आगे बढ़ते हुए सोनिया को बालों से पकड़ते हुए पीछे की जानिब खींचा। सोनिया दर्द से बिलबिला उठी। वो मैं गुजर रही थी, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मेरी नज़र पड़ गई। सोनिया को बाल खींचने से दर्द हो रहा था। उसने परी के हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था मजबूती से। उठो यहाँ से और जाओ, इज़ल को बुला कर लाओ, और हाँ, उसे कहना कि डॉक्टर साथ लेकर आए। परी ने सोनिया के बाल छोड़े और उसे अज़ल को बुलाने का कहा, जो हर सुबह यही काम करता था। वो लड़कों और लड़कियों को दिन चढ़ते यहाँ से ले जाता था, लेकिन इस बार सोनिया पहले पहुँच गई। थोड़ी देर में इज़ल डॉक्टर के साथ खड़ा था। सोनिया अज़ाम के कपड़े तब्दील कर चुकी थी। इन्हें क्या हुआ? ये किस तरह बेहोश हुआ है बच्चा? अज़ाम को चेक करते हुए डॉक्टर ने पास खड़ी परी से पूछा। बस कल से कुछ खा नहीं रहा था, आज सुबह बेहोश हो गया। परी ने बड़ी सफाकी से झूठ बोल दिया। परी की इस बात पर सोनिया हक्की बक्की रह गई। डॉक्टर ने अज़ाम का चेकअप मुकम्मल किया और कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी। इज़ल डॉक्टर को लेकर चला गया। अब कुछ दिन तुम इसकी देखभाल करना, और जैसे ये ठीक हो जाए मुझे बता देना। और हाँ, मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना। परी ये कहते हुए सोनिया से कमरे से बाहर चली गई। परी के जाते ही सोनिया अज़ाम के पास बैठ गई। उसके नरम हाथों को सोनिया ने अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों के सामने वो सारे ज़ख्म आ गए जो उसे कपड़े तब्दील करते हुए उसने देखे थे। न जाने क्यों सोनिया को अज़ाम से हमदर्दी हो रही थी। उसने आगे बढ़कर बेहोश हुए अज़ाम के माथे पर अपने होंठ रख दिए। विक्टर को पता चल चुका था कि डायमंड बॉक्स किसने वहाँ से लिया है। वो हमेशा अपने हिस्से का माल ज़्यादा देर तक किसी के पास रहने नहीं देता था, और आज भी वो पूरी प्लानिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वही आंखों में गुस्सा हमेशा की तरह, शर्ट के बटन खुले हुए
اس کے گنگرالے بال اس کے کندھوں پر پڑ رہے تھے۔ وہ بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بلو کلر کی منی اسکرٹ پہنے، بالوں کا کھلا چھوڑے اس کی طرف ایک لڑکی آ رہی تھی۔ وہ دور سے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ہے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔